हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा मैं आप लोगों का केशव जाजू सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री के अगले सेशन में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रासायनिक साम्यावस्था। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको वहां पे एक ही नाम दिखता है चैप्टर का, साम्यावस्था, जिसमें रासायनिक साम्यावस्था भी आ जाता है, आयनिक साम्यावस्था भी आ जाता है। बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबकी डिमांड थी, मैंने आज के सेशन में थ्योरी का प्रॉपर रिवीजन और उसी के साथ साथ पीवाईक्यू का प्रैक्टिस एक साथ लिया है, ताकि आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल चकाचक हो जाए। सही बात है। तो अच्छे से आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए और अपने मेन नोट साथ में रिवाइज करते रहिए। हर क्वेश्चन को ढंग से करना, प्लस मैंने कुछ होमवर्क में भी सवाल दिए हैं, उन्हें जरूर से ट्राई करना। ठीक है बेटा, एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को PW ऐप पे मिल जाएंगे और फिजिक्स वाला का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। जो बच्चे फिजिक्स वाला के बारे में नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स वाला एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों बच्चे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन भी निकाल रहे हैं। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से आइए, लीग में जुड़ जाइए, अच्छे से अपना चैप्टर स्ट्रॉन्ग करिए और जेई का पेपर फोड़ के आइए। मिलते हैं क्लास में, आ जाओ जल्दी से। कुछ बच्चे रिडॉक्स के वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर आप उसमें थ्योरी क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि बेटा रिडॉक्स की थ्योरी सवालों से ही आती है। यहां के चैप्टर में हम पहले उसका पूरा एक समराइज वर्जन देखेंगे, फिर उसके सवालों की तरफ एक एक करके चलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले के आधे पौने घंटे के अंदर इस चैप्टर को सम अप करके एक माइंड मैप टाइप आपके दिमाग में पूरा ला दूं, रिवीजन शॉर्ट्स, फिर हम इसके सवालों से उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो अगर साम्यावस्था की बात करते हैं तो बेटा पहले हमको यह समझना जरूरी है कि साम्यावस्था होती क्या है ना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज के थ्रू इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, चलिए आइए एक एक करके बातचीत करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि साम्य क्या होता है, साम्यावस्था का अर्थ क्या है, तो बेटा साम्यावस्था की फीलिंग मैं हमेशा एक फिक्स चीज से बताता हूं बच्चों को। आइए अपन भी बात करते हैं। यदि मैं आपसे साम्यावस्था के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं तो साम्य एक तरीके का संतुलन है। किसी सिस्टम में एक तरीके का संतुलन बन जाना साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, किसी सिस्टम में एक तरीके का बैलेंस बन जाना उसकी साम्यावस्था कहलाती है। कैसा बैलेंस बन जाना? बैलेंस कुछ इस तरीके का कि भैया चल भी रही है सिचुएशन पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, बट रुका कुछ भी नहीं है, चलता जा रहा है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं ये वाला कि सपोज करिए मैंने एक बंद निकाय ले रखा है। ठीक है, मैंने एक बंद पात्र ले रखा है और इसके अंदर मैंने भरा हुआ है पानी। यहां से मेरा पानी बाहर निकल रहा है, यहां से मेरा पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां से पानी अंदर आ रहा है, यहां से पानी बाहर जा रहा है। अब अलग अलग केसेस हो सकते हैं। सपोज करो पानी के आने का रेट ज्यादा है, निकलने का रेट कम है, तो आपको सामने से ऐसे दिखाई देगा कि ये जो बीकर है ये पानी से भरता जा रहा है। सपोज करो पानी के आने का रेट कम है और पानी के जाने का रेट ज्यादा है, तो आपको सामने से ऐसा दिखाई देगा कि लेवल कम 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 होता जा रहा है। और अगर मैं कहूं सपोज करो पानी के आने का रेट और जाने का रेट सेम है, अगर मैं आपको कहूं कि पानी के आने का रेट और जाने का रेट सेम है, तो उस स्थिति में क्या पाया जाएगा? उस स्थिति में यह देखा जाएगा कि पानी का जो लेवल है वो मेंटेन्ड है। पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है वो मेंटेन्ड है, ना ये लेवल बढ़ रहा है ना ये लेवल घट रहा है। ऐसी सिचुएशन आपको सामने से देख के ऐसा लगेगा कि पानी आना बंद हो गया है, बट रियलिटी में तो पानी आ भी रहा है और पानी निरंतर रूप से जा भी रहा है, परंतु क्योंकि पानी के आने का और जाने की जो दर है, जो रेट है वो बिल्कुल सेम है, जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, इस वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम में एक बैलेंस आ गया है। बैलेंस आ गया है मतलब संतुलन आ गया है। सिस्टम में एकदम बैलेंस आ गया है मतलब संतुलन आ गया है। समझ में आती है वाली बात? पक्का जी, बहुत अच्छी बात है। अगर सिस्टम में बैलेंस आपको समझ में आता है, अगर आपको सिस्टम में संतुलन समझ में आता है, तो अगर इसी चीज को बेटा मैं किसी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं
ये तो एक प्रोसेस था। अगर मैं किसी रिएक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं तो कोई भी अभिक्रिया जो है उसमें दो तरीके के हालात हो सकते हैं। ये आपके अभिकर्मक हैं और ये आपके प्रोडक्ट है। ए और बी आपके अभिकर्मक हैं और सी आपका प्रोडक्ट है। तो जब ए और बी मिलके सी बनाते हैं तो अभिकर्मक से आप उत्पाद की तरफ जा रहे हो, ये अग्र दिशा में जाना हुआ, और उत्पाद से जब तुम दोबारा अभिकर्मक की तरफ आ रहे हो ये पश्चिम दिशा में जाना हुआ। तो हम बोलते हैं कि ये आगे जाना हुआ अग्र दिशा और ये पीछे आना हुआ पश्चिम दिशा। तो हम बोलते हैं साम्यावस्था क्या चीज है? साम्यावस्था क्या चीज है? हम बोलते हैं साम्यावस्था वो सिचुएशन है जब आपकी किसी अभिक्रिया में अग्र दिशा में जाने की जो दर है और पश्चिम दिशा में आने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही सेम हो जाएगी। अग्र दिशा में आने की दर और पश्चिम दिशा में आने की दर बिल्कुल क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कोई भी अभिक्रिया साम्यावस्था पे जब मानी जाएगी जब जिस दर से वो अग्र दिशा में जा रही है उसी दर से वो पश्चिम दिशा में आ रही है। समझ रहे हो आप बात? इसे कहते हैं साम्यावस्था। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा बट एक्चुअली हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर मैं तुमसे ये वाली बात कर लूं तो ये दर कैसे लिखी जाती है मैं उस पर बात करूंगा, पर अभी मैंने एक बार साम्य की एक डेफिनेशन बता दी, ये मैंने प्रोसेस प्रक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, ये मैंने अभिक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम चलते हैं आगे तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम बोलते हैं साम्य भी कोई बहुत आसानी से विभाजित नहीं होता, साम्य तरह तरह से विभाजित होता है। जैसे एक तरीका होता है साम्य में डिस्कशन करने का, एक तरीका होता है साम्य को विभाजित करने का ये स्थितिज और गतिज। एक तरीका होता है स्थितिज और गतिज। स्थितिज का मतलब होता है स्टैटिक और ये तरीका होता है डायनामिक। समझो बात, एक होता है स्थितिज, एक होता है गतिज। बेटा स्थितिज साम्य जो है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। स्थितिज साम्य जो है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। फिजिक्स में कैसे पढ़ते हो? बेटा फिजिक्स के अंदर आप लोग हमेशा यही तो बोलते हो कि अगर ये एक m मास का ब्लॉक है तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो आप बोल देते हो पुली से अगर ये रोप बंधा हुआ है तो टेंशन जो है वो mg के बराबर है। आप यही तो कहते हो कि टेंशन जो है वो mg के बराबर है। तो ये जो टेंशन और mg का बराबर होना है ये एक तरीके से क्या हुआ? ये एक तरीके से स्थितिज साम्यावस्था हुई, क्योंकि जितने भी बल लग रहे थे उनको तुमने बैलेंस कर दिया। तो ऐसी तरीके की सिचुएशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं गतिज साम्यावस्था। गतिज साम्यावस्था का मतलब होता है कि प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। जैसे कि ये वाली बात, पानी आता भी रहेगा, पानी जाता भी रहेगा, कभी भी प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो हम लोग ये वाली चीज पढ़ते हैं फिजिक्स में और ये वाली चीज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, नीचे वाली चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऊपर वाली चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये समझ में आता है? एक और तरीका होता है साम्यावस्था को डिस्कस करने का, एक और तरीका होता है साम्यावस्था को डिस्कस करने का। वो क्या होता है? ध्यान से देखना। एक होता है भौतिकी साम्यावस्था, एक होता है भौतिक साम्यावस्था, एक होता है रासायनिक साम्यावस्था, एक होता है आयनिक साम्यावस्था। समझे बात को ध्यान से? एक होता है भौतिक साम्यावस्था, एक होता है रासायनिक साम्यावस्था, एक होता है आयनिक साम्यावस्था। ठीक है, तीन तरीके की साम्यावस्थाएं हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भौतिक साम्य, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य। भौतिक साम्य का मतलब होता है जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बीच में साम्य हो।
जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बीच में साम्य हो। जैसे मैंने बोला कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और उसकी द्रव अवस्था के बीच में अगर साम्य हो तो वो भौतिक साम्य है। साम्य को ऐसे दिशाओं से दिखाया जाता है, अग्र और पश्च। इसी तरीके से अगर हमने बोला कि किसी पदार्थ की द्रवित अवस्था और गैसीय अवस्था के बीच में अगर साम्य हो, तो ये भी क्या कहलाती है? भौतिक साम्य अवस्था, है ना। कि सेम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बीच में अगर साम्य है तो वो भौतिक साम्य है। अगर मैं बात करता हूं रासायनिक साम्य अवस्था की, तो यहां पे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें साम्य है, यहां पे कोई भौतिक अवस्था का मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक एग्जांपल हो गया ये कि PCl5 गैस जो है ये आपका साम्य अवस्था में है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। PCl5 गैस जो है ये आपका साम्य अवस्था में है PCl3 गैस और Cl2 गैस। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ये वाला मैंने बोला CaCO3 सॉलिड है, ये आपका साम्य अवस्था में है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्टैब्लिश होती है तो वो रासायनिक साम्य कहलाता है। जब किसी पदार्थ की भिन्न भौतिक अवस्थाओं के बीच में कुछ होता है तो वो भौतिक साम्य कहलाता है। अगर मैं आयनिक साम्य की बात करूं तो आयनिक साम्य का मतलब हो जाएगा कि बेटा कोई लवण या अम्ल या क्षार और उसके आयनित जो स्पीशीज हैं उनके बीच में साम्य का स्थापित होना, उनके बीच में साम्य का स्थापित होना। कि CH3COOH है वो साम्य अवस्था में है CH3COO माइनस और H प्लस के साथ। CH3COOH जो है वो साम्य अवस्था में है CH3COO माइनस और H प्लस के साथ। ठीक है, अनआयनित अवस्था और आयनित अवस्था के बीच में साम्य स्टैब्लिश हुआ है। तो ये भौतिक साम्य हो गया, ये रासायनिक साम्य हो गया, ये आयनिक साम्य हो गया। तीन तरह की साम्य अवस्था हमारे पास है, तीन तरह की साम्य अवस्था हमारे पास है। तो ऊपर मैंने साम्य का एक बेसिक वर्गीकरण दिखाया, नीचे मैंने आपको ये दिखाया। हमारा चैप्टर मेजरली ये है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक साम्य का एक छोटा सा पोर्शन है जो मैं लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा। आयनिक साम्य अवस्था हम अगली क्लास में उठाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में। ठीक है, तो अगर मैं फोकस करूं रासायनिक साम्य अवस्था पे, तो रासायनिक साम्य अवस्था इस पॉइंट पे चलती है। रासायनिक साम्य अवस्था जो है आपकी वो इस पॉइंट पे चलती है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कैसे चलती है। अगर मैं आपसे रासायनिक साम्य अवस्था बोल रहा हूं तो मैंने बोला रासायनिक साम्य आपकी वो अभिक्रिया है जब अग्र दिशा का वेग पश्च दिशा के वेग के समान है। रासायनिक साम्य आपका वो है जब अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का वेग जो है वो बिल्कुल समान है। देखिए ध्यान से, रासायनिक साम्य क्या है? जब अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का वेग बिल्कुल समान है। जैसे मैंने बोला A गैस प्लस 2B गैस और इससे मिलके बन रहा है 3C गैस। तो मैंने बोला अग्र दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए वेग होता है RF, पश्च दिशा में आ रहे हैं उसके लिए वेग होता है RB। समझने की कोशिश करें RF क्या होता है, RB क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हम बोलते हैं अगर मैं वेग लिखना चाहूं तो ऐसा होता है बेटा कि वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अपने अभिकर्मक की क्या, सक्रिय द्रव्यमान की घात स्टोइक्योमेट्री गुणांक। मैंने अभी अभी एक नाम लिया सक्रिय द्रव्यमान, मैं करता हूं इसके बारे में बात, पर हम ये कहते हैं कि अभिक्रिया का जो अग्र दिशा का वेग है वो समानुपाती होगा। अभिकर्मक कौन है अग्र दिशा के लिए? A और B। तो मैंने बोला A का सक्रिय द्रव्यमान घात 1 इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान घात 2। इसी तरीके से अगर मैं पश्च दिशा की बात करूंगा तो उसके लिए वेग जो है वो समानुपाती होगा C का सक्रिय द्रव्यमान घात 3, क्योंकि पश्च दिशा के लिए अभिकर्मक ये होगा, अग्र दिशा के लिए अभिकर्मक ये होगा। सही है ना? अगर ये समझ में आता है तो समानुपाती का जैसे ही चिन्ह हटेगा नियतांक आएगा। अगर नियतांक आएगा तो हम बोलेंगे RF आपका बराबर हो जाएगा KF इंटू एक्टिव मास A का घात 1, एक्टिव मास B का घात 2। इसी तरीके से अगर पश्च दिशा की बात करेंगे RB तो ये हो जाएगा KB इंटू एक्टिव मास C का घात 3।
अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर साम्यावस्था है, अगर साम्यावस्था है तो अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का वेग समान होना चाहिए। अगर साम्यावस्था है तो अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का वेग समान होना चाहिए। अगर दोनों वेग समान होने चाहिए तो प्लीज समझने की कोशिश करना, हम बोलेंगे के एफ इंटू ए का सक्रिय द्रव्यमान घात 1, बी का सक्रिय द्रव्यमान घात 2 इक्वल टू के बी इंटू सी का सक्रिय द्रव्यमान घात 3। ध्यान से देखना, के बी आ गया इधर, सक्रिय द्रव्यमान आ गए उधर, तो हमने बोला के एफ अपॉन के बी ये किसके बराबर है, सी का सक्रिय द्रव्यमान घात 3 डिवाइडेड बाय ए का सक्रिय द्रव्यमान घात 1 इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान घात 2। सही है जी। अगर ये चीज है तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया वेग नियतांकों का अनुपात, और वो भी कैसा अनुपात, अग्र वेग नियतांक अपॉन पश्च वेग नियतांक। ये जो वेग नियतांकों का अनुपात होता है इसे कहा जाता है किसके बराबर, के इक्विलिब्रियम के बराबर। इसे क्या कहा जाता है, के इक्विलिब्रियम के बराबर। अगर इसे के इक्विलिब्रियम के बराबर कहा जाता है तो प्लीज समझने की कोशिश करें। हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक बोले तो, साम्य स्थिरांक बोले तो अग्र एवं पश्च, अग्र एवं पश्च वेग नियतांकों का अनुपात। अग्र एवं पश्च वेग नियतांकों का अनुपात। अगर ये चीज है तो बेटा जी ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको साम्य स्थिरांक। मन में विचार आता है, क्या विचार आता है, सर ये जो साम्य स्थिरांक आपने लिखा है यहां पे आप जगह जगह पे एम लिख रहे हो, और एम को बोलते हैं एक्टिव मास, एम को बोलते हैं एक्टिव मास, या फिर हिंदी में बोला जाता है सक्रिय द्रव्यमान, या फिर हिंदी में बोला जाता है सक्रिय द्रव्यमान। एम को बोलते हैं एक्टिव मास या फिर सक्रिय द्रव्यमान। इसका अर्थ क्या है, तो बेटा एक्टिव मास एक जनरल नाम है साम्य स्थिरांक लिखने के लिए, अभिकर्मक और उत्पाद के टर्म्स के लिए बोला जाता है। एक्टिव मास दो तरीके के हो सकते हैं। क्या होते हैं दो तरीके के एक्टिव मास, आइए मैं आपसे बात करता हूं एक एक करके, आइए मैं आपसे बात करता हूं एक एक करके। हम बोलते हैं एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास जो है हम बोलते हैं कि यदि आपके पास में जलीय विलयन की बातें हो रही है, अगर आपके पास में जलीय अवस्था है ना, एक्वस अवस्था की अभिक्रिया है, तो हम एक्टिव मास को मोलरता भी मान सकते हैं। हम एक्टिव मास को हर चीज की मोलरता भी मान सकते हैं। और अगर हमारे पास में कोई गैसीय अवस्था है, ठीक है, तो हम लोग एक्टिव मास को चाहे तो मोलरता ले सकते हैं अगर हमको डेटा दिया है तो, या फिर हम लोग आंशिक दाब ले सकते हैं, या फिर हम लोग आंशिक दाब ले सकते हैं। तो मोलरता मतलब कैपिटल एम, आंशिक दाब मतलब स्मॉल पी। तो गैसीय अवस्था जो है उसमें मोलरता या आंशिक दाब हो जाएगा, जलीय अवस्था जो है उसमें मोलरता हो जाएगी। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं इनके हिसाब से कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, मोलरता लिख सकते हैं, आंशिक दाब लिख सकते हैं। एक और बात समझना, साम्य स्थिरांक भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। साम्य स्थिरांक भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक होता है दोस्त केपी और एक होता है दोस्त केसी। एक होता है दोस्त केपी, एक होता है केसी। केपी का मतलब होता है दाब के टर्म्स में, अभिकर्मक एवं उत्पाद के दाब के टर्म्स में, और केसी का मतलब होता है सांद्रता के टर्म्स में। सांद्रता बोले तो मोलरता, सांद्रता बोले तो मोलरता।
तो जब दाब के टर्म्स में लिखा जाता है तो केपी बनता है, सांद्रता के टर्म्स में लिखा जाता है तो केसी बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पे एक बात और लिखूंगा, फिर सारी बातें कर लेंगे। हम बोलते हैं शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव, शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव वाले कंपोनेंट के मान, शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस वाले कंपोनेंट के मान के इक्विलिब्रियम के व्यंजक में शामिल नहीं किए जाते। ठीक है दोस्त, के इक्विलिब्रियम के व्यंजक में शामिल नहीं किए जाते। ओके जी, के इक्विलिब्रियम के व्यंजक में शामिल नहीं किए जाते। अगर शामिल नहीं किए जाते तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव वाले कंपोनेंट के मान के इक्विलिब्रियम के व्यंजक में शामिल नहीं किए जाते। कैसे नहीं किए जाते, ध्यान से देखना। इनके लिए एक्टिव मास सदैव 1 होता है। इनके लिए एक्टिव मास सदैव 1 होता है। मैं आपको तरीके बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिएक्शन का संतुलित होना बहुत जरूरी है, और इससे बन रहा है 2NH3 गैस। ठीक है जी, अगर ये चीज है मेरे पास, तो मैंने बोला मुझे यहां पे केपी का एक्सप्रेशन बताओ। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे NH3 का आंशिक दाब इसकी घात 2 अपॉन N2 का आंशिक दाब घात 1 इंटू H2 का आंशिक दाब घात 3। सही है, N2 का आंशिक दाब घात 1, H2 का आंशिक दाब घात 3, ऊपर NH3 का आंशिक दाब घात 2। इसी तरह से हम Kc भी लिख सकते हैं। Kc हो जाएगा अमोनिया की सांद्रता घात 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की सांद्रता घात 1, H2 की सांद्रता घात 3। समझो ध्यान से, N2 की सांद्रता घात 1, H2 की सांद्रता घात 3, अमोनिया की सांद्रता घात 2। ये हो गया Kc, ये हो गया Kp। समझने की कोशिश करें ध्यान से, ये हो गया Kp और इसी तरीके से ये हो गया Kc, है ना। ये जब ऐसे मैंने वर्गीय कोष्टक में लिखा है तो ये मोलरता है और ये आंशिक दाब है। अब आंशिक दाब कैसे लिखते हैं, अगर किसी को ये ना पता हो तो गैस का आंशिक दाब जो होता है वो बराबर होता है उस गैसीय मिश्रण में गैस का मोल भिन्न इनटू उसका कुल दाब। ठीक है, गैस का जो आंशिक दाब है ये आपका बराबर होता है मोल भिन्न इनटू कुल दाब। ठीक है, गैस का मोल भिन्न इनटू कुल दाब। बढ़िया है ना, मोल भिन्न इनटू कुल दाब। अच्छी बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, केपी केसी समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना। NH4HS सॉलिड, इससे साम्यावस्था में है NH3 गैस और H2S गैस। NH4HS सॉलिड साम्यावस्था में है NH3 गैस और H2S गैस। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम अगर Kp लिखने की कोशिश करें तो Kp हो जाएगा NH3 का आंशिक दाब घात 1 इंटू H2S का आंशिक दाब घात 1। NH3 का आंशिक दाब घात 1 इंटू H2S का आंशिक दाब घात 1। और अगर आप यहां पे Kc लिखना चाहते हैं तो Kc भी हो जाएगा NH3 की सांद्रता घात 1 इंटू H2S की सांद्रता घात 1। हम कहीं पे भी NH4HS का डेटा नहीं लेते क्योंकि ठोस है तो ना तो उसका कोई दाब होगा ना उसकी कोई मोलरता होगी। हम बस Kp कैसे लिख सकते थे वो हमने लिख दिया, जो भी चीजें हैं उसके टर्म्स में। जो भी सॉलिड होता है या लिक्विड होता है उसके लिए हम 1 मान लेते हैं, तो हमने यहां डिनोमिनेटर में दोनों में ही 1 1 मान लिया है ना, डिनोमिनेटर में दोनों में ही 1 1 मान लिया। अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है जी। अगर ये चीजें क्लियर है, केपी केसी भी लिखना आ गया है, तो बेटा एक रिलेशनशिप होता है जो अपने को पता होना चाहिए केपी और केसी में। एक रिलेशनशिप होता है जो अपने को पता होना चाहिए केपी और केसी में, वो होता है ये कि केपी बराबर होता है केसी
इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एन जी। केपी बराबर होता है केसी इंटू आर इंटू टी की घात डेल्टा एन जी। यहां पे केपी और केसी तो सबको पता है, आर हो जाता है गैस नियतांक जिसका मान अलग अलग होता है। जिसका मान अलग अलग क्या होता है? अगर आपको एटीएम लीटर में चाहिए तो आप 0.0821 यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जूल में चाहिए तो आप 8.314 यूज कर सकते हो, और अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो आप 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आर। इसी तरीके से टी होता है ताप। टी हो गया ताप जो कि किस यूनिट में है? केल्विन में। और ऐसे ही हमारे पास होता है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैंने आपको ऊष्मा गतिकी बताया था, तो आपको डेल्टा एनजी पता है ना? गैसीय स्टोइकियोमेट्रिक मोल के सम माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक मोल का सम, वो अंतर जो है वो डेल्टा एनजी है। सही है, तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एनजी। केपी बराबर केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एनजी, जहां आर है गैस नियतांक, टी है ताप, और उसके पूरे की घात है डेल्टा एनजी। सही है ना? बढ़िया, ठीक है, ओके। अगर ये समझ में आता है, अगर ये समझ में आता है केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एनजी, तो ये भी ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे सवाल कैसे आते हैं। सवाल ये उठता है कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, तो सवाल बताएंगे, बट उससे पहले इनकी यूनिट्स बता देते हैं। वो भी बताएंगे बट उससे पहले यूनिट्स बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो हम बोलते हैं केपी की यूनिट होती है एटीएम की घात डेल्टा एनजी, और ऐसे ही केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर की घात डेल्टा एनजी। ठीक है, एटीएम की घात डेल्टा एनजी या मोल पर लीटर की घात डेल्टा एनजी। समझो बात को ध्यान से, एटीएम की घात डेल्टा एनजी या मोल पर लीटर की घात डेल्टा एनजी। ठीक है, डेल्टा एनजी का मतलब सबको पता है और ये यूनिट्स हमको पता ही है अच्छे से। बढ़िया बात है। अगर ये भी क्लियर है तो ध्यान से देखो अगली चीज, हम लोग कोई भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बेटा जी हमेशा हमें t इक्वल टू 0 का डेटा पता होगा, हमें साम्यावस्था तक जाना होगा, साम्यावस्था तक जाएंगे तब जाके हमारे काम बनेंगे। ध्यान से देखना, जैसे मैंने अगर आपको एक रिएक्शन बोली, 2A गैस साम्यावस्था B गैस प्लस 3C गैस। सपोज करो ये एक रिएक्शन है आपके पास, मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी सांद्रता है C मोल, ये है 0, ये है 0। t इक्वल टू 0 पे इसकी सांद्रता है C मोल, ये है 0, ये है 0। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, C में से जाता है C अल्फा। C में से कितना जाता है? C अल्फा। हमेशा अल्फा होता है जितना प्रतिशत विघटन है, तो प्रारंभिक से जितना विघटन होगा C में से C अल्फा जाएगा। अब आप देखें, 2 मोल पे 1 मोल बनता है, तो 1 मोल पे आधा बनेगा, तो C अल्फा पे C अल्फा बाय 2 बनेगा, है ना? 2 मोल पे 1 मोल बनता है तो 1 मोल पे आधा बनेगा, तो C अल्फा पे C अल्फा बाय 2 बनेगा। इसी तरह 2 मोल पे 3 मोल बनते हैं तो 1 मोल पे 3 बाय 2 बनेगा, तो C अल्फा पे 3C अल्फा बाय 2 बनेगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? 3C अल्फा बाय 2। समझो बात को ध्यान से, ये हो गए B के मोल, ये हो गए C के मोल, ये हो गया A का मोल। ठीक है, तो ए के मोल हो गए C में से C अल्फा, ये हो गया C अल्फा बाय 2, ये हो गया 3C अल्फा बाय 2। बात समझ में आई क्या? अच्छे से क्लियर है? बढ़िया, ठीक है भाई। अगर ये चीजें क्लियर हैं, ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं, अच्छी बात है। अगर ये हमारे पास में मोल्स आ गए, तो सपोज करो मुझे अगर केसी लिखना है तो मुझे सबको आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका डेटा मुझे सवाल में दिया जाएगा। तो केसी क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा बी की सांद्रता घात 1 इंटू सी की सांद्रता घात 3 डिवाइडेड बाय ए की सांद्रता घात 2।
और अगर ये हो रहा है तो बी की सांद्रता हो गई सी अल्फा बाई 2v घात 1 इंटू ये हो गया 3c अल्फा बाई 2v घात 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा c माइनस सी अल्फा बाई v घात 2। ठीक है, ये हमारा केसी हो जाएगा। सारा डेटा हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको वैल्यूज रखनी सिखा रहा हूं। इसी तरीके से अगर मुझे इसी क्वेश्चन में केपी लिखना पड़ जाए, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में केपी लिखना पड़ जाए तो केपी हो जाएगा क्या चीज, केपी हो जाएगा बी का आंशिक दाब घात 1 इंटू सी का आंशिक दाब घात 3 डिवाइडेड बाय ए का आंशिक दाब घात 2। सही बात है, बी का आंशिक दाब घात 1 इंटू सी का आंशिक दाब घात 3 अपॉन ए का आंशिक दाब घात 2। अगर ऐसा है तो आंशिक दाब हो जाएंगे मूलभिन्न इंटू कुल दाब, तो हम हर किसी का मूलभिन्न लिखते हैं, मूलभिन्न इंटू कुल दाब। तो ए के बारे में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, ये हो गए ए के मूल अपॉन टोटल मूल सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई 2 प्लस 3c अल्फा बाई 2, ये हो गए मूलभिन्न इंटू कुल दाब यानी कि पी टोटल। इसी तरीके से मैं आंशिक दाब बी का भी लिख सकता हूं, इसी तरीके से मैं आंशिक दाब सी का भी लिख सकता हूं, है ना। मैं सारे आंशिक दाब लिख दूंगा और इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा केपी का, वैल्यू आ जाएगी केपी की। प्लीज गौर से देखिए, समझे, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज गौर से देखिए, समझे, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, हाँ जी, ठीक है क्या, चलिए बढ़िया। अगर ये केपी केसी लिखना समझ में आया तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गैसेस के केस में एक इक्वेशन हमेशा लागू होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आप जरूरत के हिसाब से जहां भी आपको नीड पड़े आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से जहां भी आपको जरूरत पड़े आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है पीवी इक्वल टू एनआरटी तो बहुत बढ़िया बात है। आपको केपी केसी लिखना आ गया, आपको उनकी यूनिट पता चल गई, आपको क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। अभी मैं एक एक करके आपको सवाल करने बताता हूं। तो पहले हम इस चीज पे सवाल करते हैं, फिर हम थोड़े और बातों पे बातचीत करेंगे और फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख सीख के उनके सवालों को प्रैक्टिस करते जाएंगे, है ना। आप लोग एक बात सुनिएगा, के इक्विलिब्रियम एक साम्य स्थिरांक है और एक बार साम्य आ गया तो कभी भी लौट कर नहीं जाएगा जब तक आप उसे बाहर से डिस्टर्ब ना करें। तो इस बात को लिख दिया जाए, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में एक बार साम्य आ गया तो लौट कर नहीं जाएगा जब तक कोई बाहरी डिस्टरबेंस ना हो। लौटकर नहीं जाएगा जब तक कोई बाहरी डिस्टरबेंस ना हो। एक तो ये साम्य आ गया तो आ गया। दूसरी बात ये कि साम्य हमेशा बंद पात्र में देखा जाता है। साम्य हमेशा बंद पात्र में देखा जाता है, ठीक है। साम्य हमेशा बंद पात्र में देखा जाता है, कभी भी खुले पात्र में नहीं होता, क्योंकि जब भी वो बाहर चीज नहीं जाएगी, खुला पात्र होगा तो जैसे जल है, खुले पात्र में तो वो तो वाष्पित होकर सारा खत्म ही हो जाएगा एक समय के बाद। अगर ऊपर से ढक्कन लगाओगे तो उसका वाष्पन भी होगा, उसका संघनन भी होगा, तब जाके दोनों काम होंगे, अदरवाइज ये चीज सही है ना, हमेशा बंद पात्र में देखा जाता है। बढ़िया बात है जी, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं तो थोड़ा इनके ऊपर रिसर्च करी जाए, थोड़ा इन पे सवाल करे जाए, फिर मैं इसकी थ्योरी पे दोबारा आऊंगा, ठीक है। फिर मैं थ्योरी पे दोबारा आऊंगा। ये है मेरा पहला सवाल, जो भी मैंने अभी तक सीखा उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, जो भी मैंने अभी तक सीखा उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। गौर से देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, एकदम बिल्कुल एकदम लल्लू पंजू सवाल से मैं नहीं शुरुआत करना चाहता, अच्छे सवाल से शुरू करेंगे। 610 केल्विन पर
610 केल्विन पर एक 100 लीटर की क्षमता वाले पात्र में निर्वात में आर्गन के 4 मोल और PCl5 के 5 मोल को मिलाया जाता है। आर्गन के 4 मोल और PCl5 के 5 मोल को मिलाया जाता है। निकाय को साम्य प्राप्त करने दिया जाता है। ठीक है, इस बीकर में जो भी है इन दोनों को साम्य प्राप्त करने दिया जाता है। साम्य पर मिश्रण का कुल दाब 6 ATM पाया जाता है। तो अभिक्रिया के लिए Kp क्या होगा? अगर मिश्रण का कुल दाब 6 ATM पाया जाता है तो Kp का मान क्या होगा? समझो ध्यान से बात को। मैंने बोला कि PCl5 है हमारे पास में, ये साम्यावस्था में आपके पास है PCl3 प्लस Cl2 के साथ। आर्गन इसके साथ क्रिया नहीं करेगा क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है, वो बस बीकर में पड़ी रहेगी, वो विघटित नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं करेगी। तो आर्गन को मैंने अलग से रख दिया ऐसे। ठीक है, तो आर्गन के लिए तो हमारे पास में कितने मोल है? 5 मोल। ठीक है, PCl5 के लिए मैं क्या करूं? तो बेटा अगर मुझे Kp निकालना है तो क्यों ना मैं आंशिक दाब ही डायरेक्ट लिख दूं। और आंशिक दाब डायरेक्ट लिखने के लिए मुझे यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं कुल मोल देखूं यहां पे सिस्टम के, तो कुल मोल है हमारे पास 5 मोल PCl5 के और 4 मोल आर्गन के। तो हमारे पास 9 मोल हो गए। अगर मेरे पास टोटल 9 मोल हो गए तो अब आप देखो, आयतन है 100 लीटर और तापमान है 610 केल्विन। तो हम बोलेंगे फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू nRT। फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से आपके पास में P आएगा, कितना निकल करके आएगा? nRT बाय V। P कितना निकल करके आएगा? nRT बाय V। तो आप ध्यान से समझना, प्रेशर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स है टोटल 9, आर का मान है 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 610 अपॉन प्रेशर है क्या? प्रेशर तो हमें निकालना है। टोटल आयतन है 100 लीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी 9 इंटू 610 अपॉन 12 इंटू 100। तो हमने बोला 3 3 जा 3 4 जा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 183 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, है ना। इसे सॉल्व वॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 4.5 ATM आएगा। लगभग 4.5 ATM आएगा। अगर टोटल प्रेशर 4.5 ATM आ गया शुरुआत में, तो ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि शुरुआत में मैंने बोला T इक्वल टू 0 पे ये 4.5 है, ये 0 है, ये 0 है। शुरुआत में 4.5 है, वो 0 है, वो 0 है। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, 4.5 में से 4.5 अल्फा जा सकता है। मैं उतने बड़े टर्म की जगह x लिख देता हूं। ये जो C में से C अल्फा मैं हटा रहा हूं ना, अगर आप गौर से देखें, ये जो मैं C में से C अल्फा हटा रहा हूं, मैं C अल्फा की जगह पे x भी तो लिख सकता हूं। इस C अल्फा की जगह पे x भी तो लिख सकता हूं। तो C में से x गया तो x/2 3x/2, है ना। ये वाली बात है। अगर ये वाली बात है तो इस चीज को ढंग से अप्लाई कैसे करेंगे, देखना गौर से। हमने बोला, ध्यान से देखिए, अगर 4.5 में से x गया तो ये भी x बनेगा, क्योंकि 1 मोल पे 1 मोल और ये भी 1 पे 1। x क्या मतलब, ये तो दाब हो गया बेसिकली, मोल नहीं बनेगा, ATM बन जाएगा, है ना। ये मेरे पास में दाब हो गए। 4.5 में से x गया, उधर भी x बना, आगे भी x बना। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर ये मेरे पास में आंशिक दाब है, तो अब आप एक बात देखें, हमें बोला जा रहा है कि साम्य पर कुल दाब किस चीज के बराबर है? ये बराबर है PCl5 का साम्य वाला दाब प्लस PCl3 का साम्य वाला दाब प्लस Cl2 का साम्य वाला दाब प्लस आर्गन का साम्य वाला दाब। क्योंकि आर्गन तो एज इट इज ही पड़ा है जो शुरुआत में था, ना तो विघटित हुआ है, ना कोई अभिक्रिया में उसने हिस्सा लिया है। और ये टोटल वैल्यू मुझे 6 ATM दी हुई है। ये टोटल वैल्यू मुझे 6 ATM दी हुई है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 4.5 माइनस x प्लस PCl3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस Cl2 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x
प्लस आर्गन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्गन वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, और हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या ये हमने सही किया है क्या, क्या ये हमने सही किया है क्या, प्लीज गौर से देखिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये चीज हो गई 6, हाँ जी। अगर ये चीज हो गई 6 तो मैंने बोला कि इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से x प्लस पी आर्गन जो है ये आ रहा है 6, ठीक है। क्या मैं पी आर्गन नहीं निकाल सकता, क्या मैं पी आर्गन नहीं निकाल सकता, प्लीज मुझे बताना, नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से, मैंने बोला कि भाई ऐसा है 4.5 प्लस एक्स, ये चीज आ गई हमारे पास। अब मुझे एक चीज पता है यार, मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। एक सेकंड, पानी पी लेता हूं, फिर आगे बातचीत करते हैं। ध्यान से देखो, क्या हमने सही किया है। अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे कि हमें अभिक्रिया कैसे चलानी है, तो 4.5 हमारा टोटल दाब था, पर यहां पे मुझे सिर्फ PCl5 लिखना है और यहां मुझे आर्गन लिखना है, तो मुझे दाब बांटना भी तो पड़ेगा। अगर मुझे दाब बांटना पड़ेगा तो आप ध्यान से देखें, यहां पे 4.5 लेना सही नहीं रहेगा, रादर हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, मुझे आंशिक दाब निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि केपी लिखने के लिए आंशिक दाब की आवश्यकता होती है, और ये जो 4.5 है टोटल मोल्स की वजह से आया है। अगर टोटल मोल्स की वजह से आया है तो इसमें आर्गन का भी हिस्सा है और PCl5 का भी, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो, मैंने बोला कि हमें ये समझ में आ रहा है कि PCl5 का आंशिक दाब हो जाएगा PCl5 का मूल भिन्न इनटू कुल दाब। तो PCl5 का मूल भिन्न हो गया, PCl5 के कितने मोल है, 5 मोल है ना, कितने मोल है, 5 मोल, तो 5 बाय टोटल मोल हो गए 9 इनटू कुल दाब कितना हो जाएगा हमारे पास में सिस्टम का, कुल दाब हो जाएगा 4.5। तो ये वैल्यू कटेगी 0.5 टाइम और ये वैल्यू आएगी 2.5 ATM। और इसी तरीके से अगर आप आर्गन का आंशिक दाब निकालेंगे तो वो आएगा आर्गन का मूल भिन्न इंटू कुल दाब। आर्गन का मूल भिन्न हो जाएगा क्या, आर्गन का मूल भिन्न है हमारे पास में 4/9 इंटू कुल दाब कितना है हमारे पास में 4.5, तो ये वैल्यू इससे कटेगी 0.5 टाइम, आंसर आएगा 2 ATM। ये हमने निकाला। तो ये आर्गन का प्रेशर 2 ATM है, हमें रिएक्शन में 2.5 चलाना होगा। तो अब हम वो वाली बात करने के लिए तैयार हैं कि PCl5 गैस जो है ये साम्यावस्था में PCl3 गैस और Cl2 गैस है। तो समझे बात को ध्यान से, अगर ये 2.5 है तो ये 0 और ये 0, अगर 2.5 में से x जाता है तो ये भी x और ये भी x, राइट। 2.5 में से x जाता है तो वो भी x और वो भी x। तो अब आप गौर से देखें, मैंने बोला साम्य पे कुल दाब जो है वो क्या हो जाता है, 2.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस आर्गन का आंशिक दाब, और ये टोटल वैल्यू है 6, ये टोटल वैल्यू है 6, सामने पे कुल दाब है 6 ATM। तो आप देखिए ध्यान से, माइनस एक्स के साथ प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। हमने बोला 2.5 प्लस एक्स प्लस आर्गन का दाब कितना है 2 ATM, और ये वैल्यू किसके बराबर है 6 के, तो यहां से एक्स कितना आ गया 1.5 ATM, यहां से x कितना आ गया 1.5 ATM। अगर x आ गया 1.5 ATM तो बस वैल्यूज रख देते हैं। जैसे ये 1.5 ATM आ गया, मुझे समझ में आ गया ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1.5 और ये वैल्यू भी हो गई 1.5। तो आपका KP निकल करके आ जाएगा, आपका KP निकल करके आ जाएगा। KP क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर PCl3 का इंटू पार्शियल प्रेशर Cl2 का अपॉन पार्शियल प्रेशर PCl5 का। तो PCl3 और Cl2 के जो वेपर प्रेशर्स हैं वो है 1.5 इंटू 1.5 अपॉन PCl5 है 1, तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू ATM की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, डेल्टा NG हो गया ये। तो आंसर क्या आ गया 2.25। आपको इस चीज का एहसास होना बड़ा जरूरी है, आंसर आ जाएगा ये। प्लीज ध्यान से देखें, आपसे बोला गया था केपी बता दो, हमने केपी बता दिया, आर्गन वाला हिस्सा निकाल दिया, बची हुई चीज को सॉल्व कर दिया, आर्गन वाला हिस्सा निकाल दिया, बची हुई चीज को सॉल्व कर दिया। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, ठीक है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अच्छी बात।
अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, ध्यान से इस सवाल को पढ़ो। यहां साम्य अवस्था आएगी, वो लिखी हुई नहीं है, ऐसे होगा। हम पानी पीते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पढ़ो भाई, ध्यान से एक बार सवाल को ट्राई करना। हाँ जी, ओके। आइए, अगर हमारे पास में एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, साम्य अवस्था 2NH3 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, साम्य अवस्था है 2NH3 गैस। इस अभिक्रिया पर विचार करें। अगर इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kp है, अगर इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kp है, यदि विशुद्ध अमोनिया को वियोजित होने दिया जाता है, तो साम्य पर अमोनिया का आंशिक दाब किसके द्वारा दिया जाता है? आपको इनमें से एक्सप्रेशन बनाना है। और एक चीज बोली जा रही है कि अमोनिया का जो आंशिक दाब है वो कुल दाब से बहुत 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 कम है। तो अगर अमोनिया को वियोजित होने दिया जा रहा है तो इस अभिक्रिया का उल्टा हो रहा है। हमने इस अभिक्रिया का उल्टा किया, और अगर अभिक्रिया को उल्टा करते हैं तो जो स्थिरांक है उसका भी व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये हो गया 1/Kp, है ना। अभिक्रिया को उल्टा करते हैं तो स्थिरांक भी क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है 1/Kp। अगर ये 1/Kp हो गया तो ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर ये शुरुआत में क्या है, अगर ये शुरुआत में क्या है, शुरुआत में कुछ भी रहा हो, अगर मैंने साम्यावस्था की बात करी है, आंशिक दाब किसके द्वारा दिया गया, तो मैंने बोला ये कुछ NH3 का आंशिक दाब है, 2 पे 1 है तो ये हो जाएगा P/2, है ना। और ये हो जाएगा आपका 3, मतलब ये कुछ ऐसा लिया मैंने, ये P था, ये कुछ भी इस P में से अगर कुछ P' जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पे 1 है ना, तो P'/2, और ये हो जाएगा 3P'/2। सही है। इस चीज को मैं NH3 का आंशिक दाब कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं, कह सकता हूं ना, बिल्कुल कह सकता हूं। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर साम्य पे अमोनिया का आंशिक दाब हमको बताना है Kp के टर्म्स में, और ये चीज हमको दी हुई है कि कुल दाब जो है वो NH3 से बहुत ज्यादा है, तो आप देखें कुल दाब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, NH3 का आंशिक दाब प्लस P'/2 प्लस 3P'/2। और मुझे पता है ये चीज इससे बहुत ज्यादा है, तो ये चीज मैंने लगभग नगण्य मान ली, है ना। ये चीज मैंने लगभग नगण्य मान ली, तो ये चीज हो जाएगी 4P'/2 के बराबर। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो P' है वो हो जाएगा कुल दाब डिवाइडेड बाय 2 के। P' क्या हो जाएगा, कुल दाब डिवाइडेड बाय 2 के। सही है। यहां से देखो समझ में आ रही है क्या ये बात? अगर ये चीज समझ में आ रही है, अगर ये चीज समझ में आ रही है, तो हमने बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो अब Kp की बात अगर हम करें यहां पे इस नई रिएक्शन के लिए, तो इस नई रिएक्शन के लिए जो Kp है वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/Kp है आपका साम्य स्थिरांक, और ये चीज बराबर हो जाएगी N2 का आंशिक दाब घात 1, H2 का आंशिक दाब घात 3 अपॉन NH3 का आंशिक दाब घात 2। प्लीज देखिए ध्यान से, अगर ऐसा हो गया तो हमने बोला 1/Kp जो है ये आपका बराबर हो जाएगा N2 का आंशिक दाब, N2 का आंशिक दाब है P'/2, H2 का आंशिक दाब है 3P'/2 का क्यूब अपॉन NH3 का आंशिक दाब है क्या, PNH3 मान लेते हैं उसको, का स्क्वायर। अब आपको P' की वैल्यू P के टर्म्स में भी पता है, P/2। अगर P/2 पता है तो आप देखो 1/Kp आपका किसके बराबर हो जाएगा, P/4 इंटू ये हो जाएगा 3/2 इंटू
p/2, राइट, और इसका क्यूब, p डैश हो गया p/2 और नीचे हो जाएगा आपका PnH3 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया तो ध्यान से समझने की कोशिश करें प्लीज, ध्यान से समझने की कोशिश करें प्लीज। PnH3 का होल स्क्वायर जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा Kp इंटू p/4 इंटू 3/2 का होल क्यूब इंटू p/2 का होल क्यूब। देखना ध्यान से, ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये चीज समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? प्लीज गौर से देख लें, प्लीज गौर से देख लें। अगर ये समझ में आता है तो हमने बोला ये बराबर हो गया Kp इंटू p⁴ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। p⁴ अपॉन 4 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। अगर ये चीज मेरी बराबर हो रही है P ऑफ NH3 के होल स्क्वायर के, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा Kp इंटू, मैं सारी यूनिट्स को कॉमन करना चाहता हूं, तो ये हो गया p⁴ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2⁶, तो ये हो गया 2⁸ हो गया। ये P ऑफ NH3 का स्क्वायर है, तो मैंने बोला P ऑफ NH3 हो जाएगा वर्गमूल, इस चीज का वर्गमूल, यानी कि Kp की घात हाफ इंटू p का स्क्वायर इंटू 3 की घात 3/2 डिवाइडेड बाय 2 की घात 4। तो हमने बोला अगर इस चीज को सॉल्व करते हैं तो देखिए Kp की घात हाफ इंटू p का स्क्वायर इंटू 3 की घात 3/2 अपॉन 16, क्योंकि 2 की घात 4 क्या होता है? 16। तो हमारे हिसाब से क्या हमारा आंसर ए ऑप्शन बन गया क्या? क्या इस तरीके से हमारा आंसर ए ऑप्शन बन गया क्या? 3 की घात 3/2 इंटू पी की घात 2 इंटू केपी की घात हाफ डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ गया ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी गड़बड़ लग रही है तो बताएं कैलकुलेशन में। यस, समझ में आए क्या सवाल? ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो, प्लीज ध्यान से देखो। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी समस्या आ रही है तो बताएं। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे चलना है अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, गौर से देखिएगा। हमने बोला ये वाला सवाल, अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल कह रहा है एक रिएक्शन है N2O4 गिव्स टू NO2, पर ये ला शास्त्रीय नियम पे अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जैसे ही पढ़ लेंगे हम उसको कर लेंगे। अभी जो चीजें पढ़ ली है पहले उस पर सवाल कर लें। तो जैसे ये है, हमें बोला जा रहा है सी सांद्रता के एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सी सांद्रता के एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य A2B3 के एक सांद्र विलयन के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो 100% आयनित होते हैं। तो अगर मैंने A2B3 बोला तो A2B3 को आयनित करना है अगर आपको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने बोला t=0 पे ये C है, ठीक है, t=0 पे ये क्या है? C है, और ये अपघट्य है, तो इसे भी सॉलिड क्यों लिखे? इसे भी एक्वस ही लिखेंगे क्योंकि ये जल में मिलाया जा रहा है। तो हमने बोला अगर ये C है तो ये शून्य और ये शून्य है। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, C में से अगर गया C अल्फा, C में से अगर गया C अल्फा, 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है तो C अल्फा पे 2C अल्फा बनेगा, 1 मोल पे 3 मोल बन रहा है तो C अल्फा पे 3C अल्फा बनेगा, है ना? ये 2C अल्फा, ये 3C अल्फा। अगर ऐसा है तो मैंने इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखा। साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? 2C अल्फा की घात 2 इंटू 3C अल्फा की घात 3 डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा की घात 1।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 4c² अल्फा स्क्वायर इंटू 27c³ अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय c कॉमन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हो गया लगभग 1 माइनस अल्फा हो गया लगभग 1। अब मैंने बोला कि इस एक c से एक पावर कैंसिल, अगर एक पावर कैंसिल तो ये बन जाएगा 4 इंटू 27 हो गया 108, 108 इंटू सी की पावर 4 अल्फा की पावर 5, सी की पावर 4 अल्फा की पावर 5, ये चीज है हमारा के इक्विलिब्रियम। क्योंकि अल्फा को बहुत छोटा मानते हैं तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं तो हमें बताना है अल्फा क्या होगा, तो अल्फा हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, अल्फा की पावर 5 निकल करके आएगा के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 इंटू सी की घात 4, के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 इंटू सी की घात 4, तो यहां से अल्फा निकल करके आएगा के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 सी की घात 4 और उसकी घात 1/5। देखना ध्यान से, हाँ जी, के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 सी की घात 4 और इसकी घात 1/5, आंसर हो गया ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 सी की घात 4 और इसकी पावर 1/5, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं, है ना। ऐसा ही एक ये सवाल है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा। मैंने इस तरीके के 2-3 सवाल करवा दिए तो मैं फिर से नहीं करवा रहा, बिल्कुल वैसी ही बात है, आपको दाब के टर्म्स में लिखना है, आप लोग ट्राई करिएगा, आपसे बन जाएगा। मैंने होमवर्क यहाँ पे डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, इस सवाल को ट्राई करके देखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का समय लो, क्वेश्चन को पढ़ो, ढंग से गो थ्रू करो। यस, कैसे करोगे देखो। हाँ जी, हमें एक डेटा दिया हुआ है 720 mmHg है पी टोटल, शायद यहां लिखा नहीं है। ठीक है, अब पढ़े। प्रारंभिक दाब वो है, अंत में दाब ये है, ठीक है, प्लीज गौर से देखें। हाँ जी, देखा भाई, आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, उस अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप T एवं स्थिर आयतन V पर T समय पर प्रारंभिक दाब है 450 mmHg। इन परिस्थितियों के अंतर्गत विघटित A का अंश है x इंटू 10 की घात -1, तो x का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये हो गया A gives 2B plus C। अगर प्रारंभ में 450 mmHg है तो मैंने बोला T इक्वल टू 0 पे ये है 450, ये 0 और ये 0। जैसे जैसे समय बीतता है 450 में से x जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है 450 में से x जाता है, 1 पे 2 तो x पे हो गया 2x, 1 पे 1 तो x पे हो गया x। तो हमको यह समझ में आया कि किसी समय t पर कुल दाब जो है वो 720 mm दिया हुआ है, तो हमने बोला 450 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ये टोटल मान हमें सवाल ने 720 दिया हुआ है। अगर ये टोटल मान हमें सवाल ने 720 दिया हुआ है तो 2x का मान हो जाएगा 720 माइनस 450, 720 माइनस 450, तो 0 से 0 कटेगा, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 270 हो जाएगा। तो आप देखो बड़ा आसान था, यहां से x का मान आ गया 270/2 यानी कि 135। अगर 135 आ गया x का मान, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास में a का अंश कितना है। हमें बताना है a का अंश कितना है, मतलब विघटित अंश कितना है। तो हमें पता चल रहा है कि वो हो गया 135 डिवाइडेड बाय 450, ये हो जाएगा विघटित अंश। प्लीज गौर से देखें, क्योंकि इतना आपका विघटित हुआ है और आपके पास टोटल था कितना 450। इस चीज को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है 0.3, या फिर हम इसे कह सकते हैं 3 इंटू 10 की घात -1। और अगर हम इसे 3 इंटू 10 की घात -1 कह सकते हैं तो x का मान सॉल्व होके कितना आ जाता है 3। x का मान सॉल्व होके कितना आ जाता है 3। प्लीज ध्यान से देखें,
x का मान सॉल्व होके कितना आ गया, 3 आ गया। प्लीज ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, प्लीज ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, सही है क्या? देखो भाई, तो जैसे जैसे सवाल आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इसको ट्राई करते जाएं, हमारा काम बहुत ही आसानी से बनता जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, करना सब में ऑलमोस्ट एक ही काम होता है। अगर आपको साम्यावस्था समझ में आ गई तो आपको सारी पिक्चर समझ में अच्छे से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये सवाल है, बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज है, पर PYQ है तो करना तो है ही। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। सवाल कह रहा है हाइड्रोजन तथा आयोडीन प्रत्येक के 4.5 मोल को 10 लीटर वाले एक बंद पात्र में गर्म किया जाता है। साम्य पर 3 मोल HI पाया गया है, तो आपको साम्य स्थिरांक बताना है। प्लीज गौर से देखें, हमारे पास H2 है, हमारे पास I2 है, ये दोनों क्रिया करके HI बना रहे हैं। हमारे पास H2 है, हमारे पास I2 है, ये दोनों क्रिया करके एक साथ HI बना रहे हैं। अगर ये दोनों HI बना रहे हैं तो प्रारंभ में 4.5 मोल हैं दोनों के एक एक। आयतन 10 लीटर है, उसको मैंने अलग से लिख दिया। आयतन 10 लीटर है, उसको मैंने अलग से लिख दिया। आप ये देखें, T इक्वल टू 0 पे ये भी 4.5 मोल है, ये भी 4.5 मोल है, ये 0 है। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, इसमें से अगर x जाएगा तो इसमें से भी x जाएगा, तो यहां पे 2x बनेगा, है ना। इसमें से कुछ कम होगा तो उतना ही यहां से कम होगा। 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है तो वहां 2x बनेगा। अगर ऐसा है तो साम्य पर HI के कितने मोल हैं, 3 मोल। साम्य पर HI के कितने मोल हैं, 3 मोल, यानी कि ये चीज कितनी है, 3। 2x का मान कितना है, 3, तो x का मान कितना हो गया, 1.5। x का मान कितना हो गया, 1.5। अगर x का मान हो गया 1.5 तो आप ध्यान से देखना, हमारे पास साम्य स्थिरांक का मान यानी कि Kc का मान क्या हो जाएगा, Kc का मान क्या हो जाएगा, हमने बोला HI की सांद्रता का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की सांद्रता घात 1 इंटू I2 की सांद्रता घात 1। तो हमने बोला HI की सांद्रता यानी कि 2x यानी कि 2 इंटू 1.5 यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की सांद्रता घात 1 यानी कि 4.5 माइनस 1.5 यानी कि 3 की घात 1 इंटू I2 इज 4.5 माइनस 1.5 यानी कि फिर से 3 की घात 1। इससे हमने बोला ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, वैल्यू आ रही है 1। Kc की वैल्यू कितनी आ जा रही है सॉल्व होके, 1। क्या हमने आयतन यूज किया है, हमने आयतन यूज किया है, हाँ जी भाई। देखो ये हमारे पास में क्या है, 2 इंटू 1.5 है, तो हमारे पास हो गया 3/10 का स्क्वायर, नीचे भी 3/10, नीचे भी 3/10। हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 1। आप देखो ध्यान से, हमने आयतन यूज नहीं किया, बट आयतन में होगा क्या कि आयतन अगर 10 लीटर है तो वह पुट भी करेंगे तो कैंसिल ही हो जाना है ऊपर नीचे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट ठीक है तुम देख लो। ये हो गया 3/10 का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा 3/10 की पावर 1, और ये भी हो जाएगा 3/10 की पावर 1। तो ऊपर नीचे कैंसिल तो हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो साम्य स्थिरांक का जो मान है वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 1। साम्य स्थिरांक का मान सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये वाला। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वैसा ही सवाल है जैसा हम अभी तक कर चुके हैं, बट स्टिल आपसे बनना चाहिए। प्लीज देखिए ध्यान से, पढ़ें सवाल को। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। सवाल को ढंग से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि वो कह क्या रहा है। चले आगे, करें डिस्कस। देखो ध्यान से, आपको कह रहा है PCl5, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मैंने आर्गन वाला किया था ना, ठीक वैसा ही सवाल है, ध्यान से देखना। आपको कहा जा रहा है PCl5 इस अभिक्रिया द्वारा वियोजित हो रहा है। PCl5 इस अभिक्रिया द्वारा वियोजित हो रहा है। PCl5 से बन रहा है PCl3 और Cl2।
अच्छा, 600 केल्विन पर PCl5 के 5 मोल को 200 लीटर के पात्र में रखा गया है जिसमें N2 के भी 2 मोल है। ठीक है, PCl5 के 5 मोल है, N2 के 2 मोल है। प्लीज देखो, PCl5 के 5 मोल है, N2 के 2 मोल है। साम्य दाब है 2.46 ATM। PCl5 के वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, है ना? साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा ये हमको समझना है। चलिए बढ़िया है भाई, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि अगर मैं PCl5 का वियोजन करता हूं, इस तरीके से वियोजित होता है, T इक्वल टू 0 पे ये 5 ATM है, ये 0 और ये 0 नहीं, सॉरी 5 मोल है। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, जैसे जैसे साम्यावस्था आती है, इस 5 में से x जाता है। 1 मोल पे 1 मोल तो यहां भी x बनता है, 1 मोल पे 1 मोल तो यहां भी x बनता है। तो अगर आप बीकर में कुल मोल देखेंगे, अगर आप बीकर में कुल मोल देखेंगे तो वो हो जाएंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। समझो बात को ध्यान से, माइनस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स प्लस नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए 2, तो आंसर आ जाएंगे 7 प्लस एक्स मोल। आंसर क्या आ जाएगा? 7 प्लस एक्स मोल। अगर हमारे पास में टोटल मोल्स है 7 प्लस एक्स, हमें दिया हुआ है आयतन 200 लीटर, हमें दाब दिया हुआ है 2.46 ATM और हमें ताप दिया हुआ है 600 केल्विन। तो मैंने बोला मोल्स ये है, वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये है। तो अगर मैंने PV इक्वल टू nRT लगाया, अगर मैंने PV इक्वल टू nRT लगाया तो हमने बोला 2.46 इंटू 200, ये चीज किसके बराबर है? 7 प्लस एक्स इंटू आर, आर हो गया 1/12 इंटू टेम्परेचर हो गया 600, है ना? अगर ये चीज क्लियर है तो मैंने आर को 1/12 लिया है, वो 0.0821 की जगह तुम 1/12 ले सकते हो। यहां से तुम्हारा लगभग लगभग 7 प्लस एक्स जो है ये सॉल्व होके आएगा 10, तो यहां से जो x है ये लगभग लगभग सॉल्व होके आएगा 3। x जो है वो लगभग लगभग सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 3। अगर x आ जाएगा लगभग लगभग सॉल्व होके 3, तो हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है Kp। अगर मुझे निकालना है Kp तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है आंशिक दाब की। तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर PCl5 का हो जाएगा PCl5 का मोल भिन्न इंटू कुल दाब। PCl5 का मोल भिन्न कितना हो जाएगा? PCl5 का मोल भिन्न हो जाएगा PCl5 के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2/10 इंटू कुल दाब कितना है हमारे पास में? 2.46, ये हो जाएगा PCl5। इसी तरीके से अगर मैंने PCl3 लिया तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा x अपॉन टोटल, टोटल कितना है 10, तो हमने बोला x/10 यानी कि 3/10 इंटू 2.46। और इसी तरीके से अगर मैं Cl2 की बात करूंगा तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी Cl2 का मोल भिन्न इंटू कुल दाब, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 3/10 इंटू 2.46। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो हमने बोला Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो हम सॉल्व करके बोलेंगे 3/10 इंटू 2.46, इसी तरीके से ये हो जाएगा 3/10 इंटू 2.46 और अपॉन में आ जाएगा 2/10 इंटू 2.46। समझे बात को ध्यान से? ठीक है, ये मैंने कैसे किया? मैंने बोला टोटल मोल्स लिखे हैं मैंने, यहां से x मेरा निकाला गया है और फिर मैंने चीजों को सॉल्व किया है। 0.082 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, आप उस बात को समझ सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.107।
1.107। अगर ये आएगा तो डैश इंटू 10⁻³ है, तो ये चीज हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1107। आंसर क्या आ जाएगा 1107। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना, बढ़िया है, ओके ठीक है, चलो अच्छी बात, ओके इस चीज को मैंने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका मैं हिंट दे देता हूं, आप लोग सॉल्व अपने आप करना। ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, है ना, फिर आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, ध्यान से देखना। जब 5.1 ग्राम ठोस NH4HS को 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर के निर्वातित फ्लास्क में मिलाया जाता है, तो ठोस का 20% गैसीय अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में विघटित हो जाना होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया के लिए Kp का मान x इंटू 10⁻⁻2 है, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। हमारे पास NH4HS है सॉलिड, ये चीज साम्यावस्था में है, NH3 गैस प्लस H2S गैस में, ठीक है। हमारे पास इसका 5.1 ग्राम है, 27 डिग्री सेल्सियस है, 2 लीटर का फ्लास्क है, ठीक है। ये चीजें हैं हमारे पास। अगर मेरे को NH4HS के मूल निकालने हैं तो वैल्यू हो जाएगी दिया गया भार अपॉन मूलर भार, दिया गया भार है 5.1 अपॉन मूलर भार कितना है, तो 14 और 4 18, 18 और 32 कितना हो गया हमारे पास में, 18 और 32 कितना हो गया हमारे पास में 50। तो हम बोलेंगे लगभग लगभग 5/50, लगभग लगभग 0.1 मोल, लगभग लगभग क्या हो गया 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल हो गया तो हम कहेंगे 2 लीटर के फ्लास्क में मिलाया जा रहा है, ठोस को 20% गैसीय अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड में विघटित करते हैं, Kp का मान हमको बताना है। तो आइए ध्यान से बात करें, आइए ध्यान से बात करें। हमने बोला ये है 0.1, ये 0, ये 0, 0.1 में से अगर x गया तो ये भी x और ये भी x बन गया, ठीक है जी। अगर ऐसा हो गया है, हमारे पास में टोटल मोल्स हैं, तो मैंने बोला अल्फा कितना है 20%, तो हमें बोल रहा है कि x ना लिख के ये लिखो 0.1 अल्फा गया, तो ये भी 0.1 अल्फा और ये भी 0.1 अल्फा, और मुझे अल्फा 20% दिया हुआ है। अगर मेरे को अल्फा 20% दिया हुआ है, अगर मेरे को अल्फा 20% दिया हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मुझे अल्फा 20% दिया हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं, हम बोल सकते हैं 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2, और ये भी हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2। समझे बात को ध्यान से, ये हो जाएगा 2/100, यानी कि 0.1 माइनस 0.02, ये हो जाएगा 0.02, और ये भी हो जाएगा 0.02। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हमारे पास में साम्यावस्था के मोल्स आ गए। अगर हमारे पास में साम्यावस्था के मोल्स आ गए तो केपी निकालना के मुश्किल काम है क्या, केपी निकालने के लिए तुम्हें आंशिक दाब चाहिए, आंशिक दाब निकाल दो, आंशिक दाब निकाल दो। कुल दाब हमको दिया हुआ है क्या, हमें 2 लीटर पता है, 27 डिग्री पता है, तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से पहले कुल दाब निकाल सकते हैं। हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी निकाल सकते हैं, पी की हेल्प से ये निकाल सकते हैं, अगर ये निकाल सकते हैं तो केपी आ जाएगा, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, है ना, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आंसर हो जाएगा 0.06, यानी कि 6 इंटू 10⁻², राइट, 6 इंटू 10⁻²। बढ़िया बात है, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, ये सवाल भी इजी था। अगर ये सवाल भी इजी था तो ऐसा ही एक और सवाल है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप ट्राई करके देखना, थोड़ा मूल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सवाल आप इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो एक टाइप का सवाल, फिर हम नई टॉपिक पे चल रहे हैं। पहले एक टाइप के मैंने सारे सवाल करवा दिए। 288 केल्विन पर साम्य अभिक्रिया N2O4 गिव्स 2NO2 के लिए Kp का मान 47.9 है। तो सवाल कह रहा है समान ताप पर इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान कितना होगा। तो हमें यह पता है कि Kp बराबर क्या होता है, Kc इंटू RT की घात डेल्टा Ng। Kp बराबर Kc इंटू RT की घात डेल्टा Ng। अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, तो हमने बोला कि हमें अभिक्रिया के लिए Kp पता है 47.9, Kc मुझे निकालना है, Kc मुझे निकालना है। R इंटू टी अगर मुझे करना है तो R है 0.083 इंटू टेम्परेचर है 288 इंटू डेल्टा Ng है 2 - 1 यानी कि 1। तो यहां से आपका Kc निकल सकता है, यहां से आपका Kc निकल सकता है। हमने Kc का मान निकाल दिया, ठीक है, हमने Kc का मान निकाल दिया। डन है, बढ़िया। Kp हमको पता था, Kc हमने निकाल दिया, अच्छी बात है। तो इस पे भी देखो, अभी इजी फॉर्मूला था, बट सवाल तो किसी भी चीज पे आ सकता है, तो इस पे भी आ गया। अब आओ थ्योरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको साम्य स्थिरांक की गणना करना सिखा दिया, बट साम्य स्थिरांक के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको सीखने हैं। साम्य स्थिरांक के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको सीखने हैं। एक हमको लाशातिली नियम समझना है और एक हमको वाष्प घनत्व समझना है। 3 बातें हैं, उन पे सवाल है और फिर टॉपिक ओवर। छोटा चैप्टर है रासायनिक साम्यावस्था। आयनिक साम्यावस्था थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा आ जाती है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें के इक्विलिब्रियम के गुणक, अगर हम बात करने की कोशिश करें के इक्विलिब्रियम के गुणक कैसे निकालेंगे, जल सेवा कर ले थोड़ी, फिर आगे बात करी जाए। यस, प्लीज ध्यान से देखें। के इक्विलिब्रियम के गुणक क्या बोलेंगे बेटा। वैसे तो साम्य स्थिरांक का मान कभी चेंज होता नहीं है सांद्रता चेंज करने पे, सांद्रता से अप्रभावित रहता है, पर फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बोला, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला कि भैया ये एक रिएक्शन है, अगर मैंने बोला ये एक रिएक्शन है और इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान K1 है, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान K1 है, तो अगर मैंने इस अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया, अगर मैंने इस अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया, यानी कि 2y गैस प्लस z गैस, ये साम्यावस्था में है x गैस के साथ, अगर मैंने अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया तो हमारा साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा, 1/K1। हमारा साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। अभिक्रिया को रिवर्स करते ही साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम हो जाता है। अच्छा, अगर मैंने इस अभिक्रिया को, अगर मैंने इस अभिक्रिया को गुणा कर दिया, मैंने बोला कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n से, अगर मैंने इस अभिक्रिया को मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो अभिक्रिया बन गई ये NX गैस साम्यावस्था 2NY गैस प्लस NZ गैस। तो हम बोलेंगे अगर पूरी अभिक्रिया को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नई अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है वो हो जाएगा पहले वाले साम्य स्थिरांक की घात वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, पहले वाले साम्य स्थिरांक की घात जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर। इसी तरीके से अगर मैंने सपोज करो, आप इसको ये भी कह सकते हो कि डिवाइड कर दिया n से, या आप बोल सकते हो 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ही बातें हैं। अगर आप ये कर देते हो तो बेटा उस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया बन जाएगी ये अभिक्रिया क्या बन जाएगी, ये अगर ये अभिक्रिया बन जाएगी तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान हो जाएगा K1 की घात 1/n। K1 की घात 1/n, घात में क्या चढ़ जाएगी, ये वाली पावर 1/n पावर चढ़ जाएगी,
क्योंकि उस नंबर से आपने डिवाइड किया है। डिवाइड किया n से या मल्टीप्लाई किया 1/n से, एक ही बात है। सही है, बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो अगली चीज देखिए, अगली चीज देखिए, मैंने बोला कि मेरे पास दो रिएक्शंस हैं, ए गैस साम्यावस्था बी गैस, और दूसरी रिएक्शन है सी डी गैस साम्यावस्था ई गैस, है ना। अब दो चीजें हो सकती है, एक ये कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, अगर मैंने दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि ए गैस प्लस डी गैस साम्यावस्था हो रही है बी गैस प्लस ई गैस, है ना। ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है K1, नीचे वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है K2। तो अगर मैंने दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया तो हम बोलते हैं इस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है वो हो जाएगा K1 इंटू K2। इस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है वो हो जाएगा K1 इंटू K2। इसी तरीके से अगर मैंने दोनों अभिक्रियाओं को आपस में घटा दिया तो हमारे पास में क्या बनेगा, ए गैस प्लस ई गैस साम्यावस्था बी गैस प्लस डी गैस। तो हम बोलेंगे इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक हो जाएगा K1 अपॉन K2। सही है, ऊपर वाली अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक का गुणा हो जाएगा, नीचे वाली अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक का रेशो हो जाएगा और हमारा काम बन गया। तो आपको ये फैक्टर्स ध्यान रखने हैं कि अगर अभिक्रिया को रिवर्स करते हैं तो साम्य स्थिरांक का रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर अभिक्रिया को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साम्य स्थिरांक घात में चढ़ जाता है, अगर किसी से डिवाइड करते हैं तो साम्य स्थिरांक इस तरीके से आ जाता है, अगर हम अभिक्रियाओं को ऐड करते हैं तो साम्य स्थिरांक मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर हम अभिक्रियाओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साम्य स्थिरांक आपस में उनके डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है क्या भाई लोग? अगर ये सारे फैक्टर्स क्लियर हैं तो इस पे आधारित सवाल भी काफी आते हैं पेपर में। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, वो है ये वाला, ये देखिए, सवाल ने आपको तीन रिएक्शंस दी हैं। क्या क्या है वो रिएक्शन? पहली रिएक्शन है ये N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, सेकेंड रिएक्शन है ये N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और थर्ड रिएक्शन है ये H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। ठीक है, हमारे पास ये तीन रिएक्शंस हैं और तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग साम्य स्थिरांक हैं K1 K2 K3, अलग अलग साम्य स्थिरांक है K1 K2 K3। तो हमें बताना है कि अगर ये हमारी फाइनल रिएक्शन है, अगर ये हमारी फाइनल रिएक्शन है तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा। ध्यान से देखिए, 2NH3 गैस प्लस 5/2 O2 गैस साम्यावस्था में 2NO गैस प्लस 3H2O गैस, ये है हमारे पास। तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? अब सोचो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कैसे आएगा, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कैसे आएगा? तो हमें यह अभिक्रिया बनानी है इनकी हेल्प से। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने बोला ये है फर्स्ट रिएक्शन, ये है सेकंड रिएक्शन, ये है थर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हमने देखा NH3 आपका राइट साइड में आना है, मतलब इस अभिक्रिया को घुमा देंगे। O2 आपका इसी साइड है तो ऐसे ही रहेगा, NO उस साइड है तो ऐसे ही रहेगा, H2 उस साइड है तो ऐसे ही रहेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को पहले उल्टा किया, तो अगर मैंने फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया तो हमारे पास में बनेगा ये, टू NH3 गैस साम्यावस्था N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसके लिए साम्य स्थिरांक है 1/K1, यानी कि 1/4 इंटू 10⁵। ये हो गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है? N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। अच्छा,
और क्या है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब इस रिएक्शन में मेरे को H2O के आगे 3 दिख रहा है, अगर H2O के आगे 3 दिख रहा है और H2O के आगे 3 करने के लिए इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो ये बन गया 3H2 प्लस 3/2O2 और ये बन गया 3H2। ये 3H2O गैस, ये 2NO गैस हमने लिखा। तो बेटा जी ये K2 हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की घात 12 और ये हो जाएगा हमारा K3 डैश। ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब उसकी घात में चढ़ जाएगा ऐसे। अब अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, अगर मैं अब इन तीनों को जोड़ देता हूं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां का 3H2 यहां के 3H2 के साथ कैंसिल हो रहा है और यहां का N2 यहां के N2 के साथ कैंसिल हो रहा है और बाकी चीजों को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस 5/2O2 गिव्स 2NO प्लस 3H2। ये रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है मेरे पास में तो यही हमारी मेन रिएक्शन है ऊपर वाली। अगर यही हमारी मेन रिएक्शन है ऊपर वाली, इन्हें जोड़ने पे आ रही है, तो आप देख सकते हैं हमारा नेट साम्य स्थिरांक जो है वो क्या हो जाएगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 डैश और ये चीज बराबर है K इक्विलिब्रियम के। तो हमने बोला K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 1/K1 यानी कि दिस इंटू K2 क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात 12 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -39। सही है जी, बढ़िया। तो हम बोलेंगे 1.6/4 इंटू 10 की घात 12 इंटू 10 की घात -39 इंटू 10 की घात -5। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसको पूरा सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -33। So the value is 4. The value of dash is 4. This is 4. Any doubts, any issues, any problem, please tell me. Any doubts, any issues, please tell me. क्लियर है भाई, मजा आ रहा है? सही है। हम हर वैरायटी का सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम हर वैरायटी का सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, अगली चीज पे चलते हैं, तो ऐसा ही और सवाल भी है हमारे पास। ये देखिए ये वाला सवाल जरा, अगर आप इस सवाल पे फोकस करते हैं तो आपको एक अभिक्रिया दी हुई है Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, उससे बन रहा है Cu प्लस 2 प्लस 2Ag और इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक दिया हुआ है 2 इंटू 10 की घात 5। तो हमें बताना है हाफ Cu प्लस 2 प्लस Ag गिव्स हाफ Cu प्लस Ag प्लस क्या होगा। तो मैंने ऊपर वाली रिएक्शन को पहले उल्टा किया और फिर पूरे को 2 से डिवाइड किया, है ना। ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा किया और फिर पूरी को 2 से डिवाइड किया, तब क्या होगा। तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा किया तो पहले तो हमारा साम्य स्थिरांक हो गया व्युत्क्रम और फिर 2 से डिवाइड किया यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो चीज चली जाएगी पावर में और ये चीज आपकी सॉल्व होके आ जाएगी x इंटू 10 की घात -8, x इंटू 10 की घात -8। तो x का मान निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें 0.5 इंटू 10 की घात -5 घात हो गई है हाफ, ये चीज बराबर हो जाएगी x इंटू 10 की घात -8 के। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -6, इसकी घात हो जाएगा हाफ, ये चीज बराबर हो जाएगी x इंटू 10 की घात -8। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की घात -6, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10 की घात -16। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 10 की घात -16 यानी कि 5 इंटू 10 की घात 10, है ना। 10 की घात 16 इंटू 10 की घात -6 यानी कि 10 की घात 10। तो अगर एक्स स्क्वायर हो गया ये तो एक्स हो जाएगा √5 इंटू 10 की घात 5, √5 इंटू 10 की घात 5। प्लीज ध्यान से देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ जी, 10 की घात -8 के टर्म्स में आ रहा है। हमने बोला
कि इसका साम्य स्थिरांक था ये, इसका मैंने किया व्युत्क्रम क्योंकि हमने इसको उलटा है, और उल्टा करने के बाद हमने 2 से डिवाइड किया है तो पावर में 1/2 चढ़ गया, तो 1/2 × 10⁻⁵ की पावर में 1/2 आ गया। तो ये चीज आपकी सॉल्व होगी क्या आ रही है, रुकना एक बारी, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं 5 × 10⁻⁶ की पावर हाफ, तो ये हो गया √5 × 10⁻³ है ना। अब मैंने 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर -5 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज बन जानी चाहिए हमारा आंसर। कुछ तो गड़बड़ है इसके डेटा में, कुछ तो गड़बड़ है इसके डेटा में। एक सेकंड रुको, मैं इसका डेटा चेक करता हूं, शायद इसका डेटा कुछ गलत दिया हुआ है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तरीका हमारा बिल्कुल ठीक है, बस डेटा चेक करना है इसका। कभी कभी ये प्रिंटिंग वाले कुछ तो कर देते हैं यार इसके अंदर। 10⁻15 है ये, वही मैं कह रहा हूं, ऐसे कैसे आंसर नहीं आ रहा। ये 10⁻15 है दोस्त। अगर ये 10⁻15 है तो अब आएगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। पहले व्युत्क्रम होगा और उसके बाद उसकी घात 1/2 होगा, तो 0.5 × 10⁻−15, तो 5 × 10⁻−16। हमें इसकी घात हाफ करना है। अगर इसकी घात हाफ करना है तो 2 पॉइंट समथिंग × 10⁻−8, तो लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी 2। लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हम बोलेंगे x का मान क्या हो जाएगा 2। x का मान क्या हो जाएगा 2। दैट्स इट, यही करना था हमको सॉल्व करके। बढ़िया है ना, सही, अच्छी बात। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके के सवाल आपको करने आ रहे हैं, अच्छा है। आगे देखते हैं। एक इस तरीके की प्रोफाइल भी हमको आनी चाहिए, इसको मैं डायरेक्ट यहीं बताता हूं फॉर्मूले से ही कैसे करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब पर, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही, ओके। देखो भाई ध्यान से, 27 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब पर 50% N2O4 का NO2 में विघटन के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन -x जूल पर मोल है, तो x का मान कितना होगा। अच्छा, तो अब आप एक बात देखें, सबसे पहले डेल्टा जी नॉट वाला रिलेशनशिप क्या है। तो बेटा हम बोलते हैं डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q क्या होता है, अभिक्रिया भागफल। Q क्या होता है, अभिक्रिया भागफल। हम बोलते हैं कि अभिक्रिया जब साम्य पे होती है तो उसके लिए साम्य स्थिरांक लिखा जाता है, पर उसके अलावा, साम्य स्थिरांक के अलावा हर समय पे उसके लिए अभिक्रिया भागफल लिखा जाता है, जिसका कैलकुलेशन बिल्कुल साम्य स्थिरांक जैसा होता है, बस वो साम्य के अलावा हर समय पे है। और ये आपको बताता है, Q का मान आपको ये भी बताता है कि अभिक्रिया साम्य पर किस तरह आएगी। अगर Q का मान K से कम है तो अभिक्रिया को अग्र दिशा में जाना होगा जल्दी साम्य अचीव करने के लिए। अगर Q का मान K से ज्यादा है तो अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में जाना होगा साम्य अचीव करने के लिए। और अगर Q का मान K के बराबर है तो अभिक्रिया साम्य पर ही होगी। अगर ऐसा है तो बेटा जी ये हमारी पहली रिएक्शन है, ये हमारी पहली रिएक्शन है ना, मतलब पहला एक एक्सप्रेशन है जो किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को रिलेट करता है। हम बोलते हैं डेल्टा जी हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट हो गया मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, आर हो गया गैस नियतांक, जूल में लेना है कैलोरी में लेना है वो आपकी चॉइस है, टी हो गया ताप, और क्यू हो गया आपका अभिक्रिया भागफल। क्यू हो गया आपका अभिक्रिया भागफल। अब अगर मैंने बोला साम्यावस्था है, सपोज करो मैंने बोला साम्यावस्था है, तो साम्यावस्था का मतलब हो गया डेल्टा जी का मान 0 है। साम्यावस्था का मतलब हो गया डेल्टा जी का मान 0 है, और अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो क्यू आपका किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम के।
Q आपका किसके बराबर है? K इक्विलिब्रियम के। अगर डेल्टा G 0 है तो Q K इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो डेल्टा G नॉट आपका किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और अगर मैंने एल एन को लॉग में कन्वर्ट किया तो हम बोलेंगे माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट है, ये डेल्टा जी 0 है, और ये हमारे पास में जनरल एक्सप्रेशन है। कोई भी दिक्कत है तो बताइए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना? अंडरस्टूड है? ठीक है, तो अब अगर ये फंडा हमको क्लियर है, तो अगर हम अब इस क्वेश्चन पे फोकस करें कि N2O4 से NO2 जा रहे हैं, हम N2O4 से 2NO2 जा रहे हैं, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है 1 ATM दाब पर 50% N2O4 का NO2 में विघटन के लिए मानक मुक्त ऊर्जा, तो मैंने बोल दिया T इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 ATM है तो ये तो 0 है। जैसे जैसे समय बीतेगा 1 में से अगर अल्फा जाएगा तो यहाँ 2 अल्फा बनेगा, और अल्फा का मान मुझे कितना दिया हुआ है? 0.5। अगर 0.5 दिया हुआ है तो मैंने बोला N2O4 का आंशिक दाब हो जाएगा 1 माइनस 0.5, और NO2 का आंशिक दाब हो जाएगा 2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1 ATM और ये हो जाएगा 0.5 ATM। अगर ये चीज है तो बेटा जी यहां से KP आ जाएगा। KP कितना आ जाएगा? NO2 का आंशिक दाब घात 2 डिवाइडेड बाय N2O4 का आंशिक दाब घात 1। सही है। अगर ये चीज है तो हमने बोला 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर हो जाएगा 2। अगर KP हो जाएगा 2 तो हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के पी, यानी कि माइनस आर टी एल एन 2। हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सारी चीजें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी समस्या है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई भी समस्या है तो बताएं। यस, कोई भी चीज अगर अलग सी लग रही है, अटपटी लग रही है, तो प्लीज देखें और बताएं। हाँ जी, ठीक है ना? कूल है? यस, प्लीज देखो ध्यान से। ओके सही है ना? ओके भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको सॉल्व वॉल्व कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा ही एक और सवाल ये है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। वही अल्फा दिया हुआ है 40%, आपको सॉल्व करना है। ठीक है साहब, बढ़िया है। अगर हम आगे चले तो अब एक ही चीज बचती है, और वो चीज है हमारी ये वाली। इसको भी आप ट्राई करिएगा, इजीली डुएबल सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने करे हैं। तो कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा था। अभी हम आते हैं हमारी आखिरी चीज पे, जिसे हम कहते हैं ला शातिलीय नियम। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और बचती है, जिसे कहते हैं ला शातिलीय नियम। हम एक बात बोल रहे थे कि एक बार अगर साम्य आ गया तो हमेशा साम्य ही रहेगा, वो किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर एक बार साम्य आ गया तो हमेशा साम्य ही रहेगा, वो किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वो किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगा टिल द टाइम आप बाहर से डिस्टर्बेंस ना करें, अपने आप से वो कुछ नहीं करेगा। पर अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी तो वो पक्का डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं? आप सांद्रता बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चाहे अभिकर्मक की चाहे उत्पाद की। आप आयतन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप दाब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप ताप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप अक्रिय गैस डाल सकते हैं बाहर से कोई, आप उत्प्रेरक डाल सकते हैं बाहर से कोई, और इन सब फैक्टर्स की वजह से साम्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बार साम्य डिस्टर्ब हो गया तो फिर थोड़ा समय लगेगा वापस से साम्य आने में। देखो, दुनिया में हर चीज में साम्य आना है, ये तो तय है, पर समय लगता है फिर साम्य आने में। इतना इजीली साम्य वापस से रिटर्न बैक नहीं होता, ये चीज है।
तो अगर ये बात है कि साम्य इतना इजीली रिटर्न बैक नहीं होता, तो हमें समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया को किस दिशा में जाना होगा साम्य को दोबारा से अचीव करने में। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, ला शातिली नियम में हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ये कि अलग अलग तरह के डिस्टरबेंस है। जैसे पहला है सांद्रता में परिवर्तन, है ना, अभिकर्मक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो आप ध्यान से देखें, मैंने बोला कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ये जो कि साम्यावस्था पे है। हमारे पास कोई रिएक्शन है ये जो कि साम्यावस्था पे। अब मैंने अचानक से बाहर से क्या किया, अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ा दी, अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ा दी। तो ला शातिली नियम यह कहता है कि अगर आपने कोई डिस्टरबेंस कॉज किया है तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां उसका ऑपोजिट हो, मतलब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां सांद्रता अभिकर्मक की घटे। तो अगर अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाई है तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां अभिकर्मक की सांद्रता घटे, यानी कि प्रोडक्ट बने। यानी कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। इसी तरह अगर मैंने अभिकर्मक की सांद्रता घटाई है, खुद से कम करी है बीकर से, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां वो सांद्रता बढ़े, और सांद्रता बढ़ेगी कहां, पश्च दिशा में। सांद्रता बढ़ेगी कहां, पश्च दिशा में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दी, अगर मैंने प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दी तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां प्रोडक्ट की सांद्रता घटेगी, मतलब अभिक्रिया आएगी पश्च दिशा में। और अगर मैंने प्रोडक्ट की सांद्रता घटा दी तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी, और बढ़ेगी कहां, अग्र दिशा में। प्लीज ध्यान से देखें, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां पे उसका रिवर्स हो रहा होता है, जहां पे उसका रिवर्स हो रहा होता है। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। अगर सांद्रता का परिवर्तन समझ में आया तो सेकंड है आयतन में परिवर्तन। तो यदि आप आयतन में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल की संख्या बढ़े। अगर आप आयतन में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल की संख्या बढ़े। तो हम बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे, आयतन बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल की संख्या बढ़ेगी। अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल की संख्या बढ़ेगी। ध्यान से देखना, एग्जांपल पहला, मैंने अगर इस रिएक्शन की बात करी N2 + 3H2 gives 2NH3, तो मैंने बोला अगर मैंने बीकर का आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल बढ़ेंगे, और स्टोइक्योमेट्रिक मोल बढ़ेंगे पश्च दिशा में, है ना। यहां 4 मोल है, वहां 2 मोल है। इसी तरीके से अगर मैंने बीकर का आयतन घटाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल कम होंगे, और स्टोइक्योमेट्रिक मोल कम होंगे अग्र दिशा में। और अगर इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, PCl5 गैस गिव्स PCl3 + Cl2, तो मैंने बोला अगर मैंने आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल बढ़ेंगे, यानी कि अग्र दिशा में, और अगर मैंने आयतन घटाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल घटेंगे, यानी कि पश्च दिशा में।
ठीक है, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री यहां 1 है, यहां 2, यहां स्टोइक्योमेट्री 4 है, वहां 2, तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि आयतन बढ़ाने पे अग्री होगा। हमेशा अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, ये ध्यान रखो जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल ज्यादा होंगे। दैट्स इट। इसी तरीके से अगर मैंने एक और टाइप की रिएक्शन ले ली, हर रिएक्शन पे रिजल्ट अलग हो सकता है। अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली, HI से बन रहा है H2 प्लस I2, तो मैंने बोला अगर मैंने आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल बढ़ रहे हैं। तो इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, कोई चेंज ही नहीं है, तो आयतन बढ़ाने पे नो चेंज। इसी तरह आयतन घटाने पर भी नो चेंज, क्योंकि कोई ऐसी दिशा ही नहीं है जहां स्टोइक्योमेट्रिक मोल बढ़ रहे हो या घट रहे हो, दोनों साइड बिल्कुल सेम है ना, दोनों साइड बिल्कुल सेम है। तो ये मेरा आयतन का परिवर्तन है। अगर आयतन का परिवर्तन समझ में आता है तो थर्ड पॉइंट है दाब में परिवर्तन। अगर मैं दाब में परिवर्तन की बात कर रहा हूं तो बेटा दाब का परिवर्तन बड़ा आसान है। आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। दैट्स इट। तो जहां पे आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने पे जो रिजल्ट है वो दाब घटने का होगा, आयतन घटने का जो रिजल्ट है वो दाब बढ़ने का होगा। ठीक है, यहां आयतन बढ़ने का जो रिजल्ट है वो दाब घटने का होगा, आयतन घटने का जो रिजल्ट है वो दाब बढ़ने का होगा। ऐसी चीज है, ऐसी चीज है। सही है, दाब में परिवर्तन भी समझ में आ गया। इसी तरीके से फिर चौथा पॉइंट आता है उत्प्रेरक में परिवर्तन, मतलब उत्प्रेरक का प्रभाव। अगर मैंने उत्प्रेरक ऐड किया है तो बेटा उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता। उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जितना तेजी से अग्र दिशा का वेग बढ़ता है उतना तेजी से पश्च दिशा का भी होता है। तो नेट चेंज हमेशा बैलेंस हो जाता है ना, नेट चेंज हमेशा बैलेंस हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। सही है भाई, आइए आगे बात करते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास में क्या हो जाती है, अगली चीज हमारे पास में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो अब हमें बात कर लेनी चाहिए ताप के बारे में। तो अगर मैं आपसे ताप के बारे में बात कर लेता हूं तो ताप में भैया दो चीजें हैं। अगर मैं आपसे ताप के बारे में बात कर रहा हूं तो ताप पे हमारे पास में दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? हम बोलते हैं कि भाई ऐसा है, ताप के चेंज होने से साम्य स्थिरांक भी चेंज हो सकता है ना। एक ये फैक्टर अपने को पता होना चाहिए कि साम्य स्थिरांक सांद्रता के चेंज होने से नहीं होता, बट ताप चेंज करने से के इक्विलिब्रियम का मान चेंज होता है। और इसे दिया जाता है इस तरीके से, हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, ln k इक्विलिब्रियम 2 अपॉन k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। मतलब T1 टेम्परेचर पे k इक्विलिब्रियम 1 है साम्य स्थिरांक, T2 टेम्परेचर पे k इक्विलिब्रियम 2 है साम्य स्थिरांक। सो ln k2 बाई k1 जो है वो बराबर है डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। यहां पे हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपका डेल्टा एच धनात्मक है, मतलब अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो हम बोलेंगे साम्य स्थिरांक ताप के समानुपाती आता है, ताप बढ़ने पे साम्य स्थिरांक बढ़ता है। अगर आपका डेल्टा एच ऋणात्मक है तो हम बोलते हैं कि साम्य स्थिरांक जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ताप बढ़ने पे साम्य स्थिरांक घटता है। और अगर आपका डेल्टा एच 0 है तो हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक का ताप के साथ कोई लेना देना नहीं होता। साम्य स्थिरांक का ताप के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। ये तीन बातें अगर आपको क्लियर हैं, ये रिलेशनशिप्स अगर आपको क्लियर हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बढ़ते हैं आगे
तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर है कि ताप के साथ में कैसे चीजों पे प्रभाव पड़ता है, सारी बातें हमारे पास में, तो हम बोलते हैं ताप का अभी साम्य की दिशा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि अगर डेल्टा एच धनात्मक हुआ, अगर डेल्टा एच धनात्मक हुआ तो हम बोलेंगे ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी और ताप घटने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। इसी तरह अगर मैंने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है, इसी तरह अगर मैंने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है, तब हम क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए? हम बोलेंगे ताप बढ़ने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी और ताप घटने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ने पर पश्चिम दिशा, ताप घटने पर अग्र दिशा, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो हम लोग डेटा देख के समझ जाएंगे, डेल्टा एच का डेटा हमको दिया होता है। इसी तरीके से एक प्रभाव और होता है अक्रिय गैस का प्रभाव। अगर मैं अक्रिय गैस की बात करूं तो अक्रिय गैस ऐसी गैस जो मेन रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। तो हम बोलेंगे अक्रिय गैस के ऊपर हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन है। एक होता है स्थिर दाब, एक होता है स्थिर आयतन। स्थिर दाब और एक होता है स्थिर आयतन। तो हम बोलते हैं स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस के डालने का कोई प्रभाव नहीं होता बेटा, राइट। और यहां पे हम बोलते हैं स्थिर दाब पर डालने का, हम बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है वो मोल के समानुपाती है। जहां स्टोइकियोमेट्रिक मोल बढ़ेंगे उसी दिशा में अभिक्रिया चली जाएगी, है ना। जहां मोल बढ़ेंगे वहीं अभिक्रिया चली जाएगी, ठीक है ना। जहां मोल बढ़ेंगे वहीं अभिक्रिया चली जाएगी। क्लियर है, अच्छी बात। तो ये सारी बातें थी जो हमने ला शातलीय नियम में सीखी कि अगर अभिक्रिया में साम्य पे डिस्टरबेंस आता है तो अभिक्रिया किस दिशा में जाके अपने आप को सेटल करती है। उसको अप्लाई करने के लिए ये वाली इक्वेशन देखो, इस चीज को अप्लाई करने के लिए ये वाली इक्वेशन देखो। N2O4 से 2NO2 बनता है, एक रिएक्शन है, N2O4 से 2NO2 बनता है। और इस अभिक्रिया के लिए आपको डेल्टा H नॉट दिया हुआ है +58 किलो जूल। इस अभिक्रिया के लिए आपको डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है +58 किलो जूल। अगर डेल्टा एच नॉट +58 किलो जूल है, मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो हमें बताना है किस दिशा में जाने पर साम्य स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो एक एक चीज करके देखते हैं कि साम्य की दिशा क्या होगी। ताप में कमी होने पर, तो बेटा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ताप के समानुपाती होता है साम्य स्थिरांक। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, ताप घटने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आती है। तो ताप में कमी होने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में। अगर पश्चिम दिशा में जाएगी तो हम बोलेंगे कि ताप में कमी होने पर पश्चिम दिशा में जाएगी, मतलब क्रिया कारक की ओर जाएगी। क्रिया कारक की ओर जाएगी यानी कि आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा, स्थिर आयतन पर N2 मिलाने पर दाब में वृद्धि होती है। बेटा अगर मैंने स्थिर आयतन पर कुछ मिलाया है तो N2 इस अभिक्रिया के लिए एक अक्रिय गैस का काम कर रही है, क्योंकि मेन रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि स्थिर आयतन पर कुछ भी मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर दाब पर मिलाने पर पड़ता है। तो बेटा जी N2 एक तरीके की अक्रिय गैस है, और अगर आप उसे स्थिर दाब पे मिलाएंगे, स्थिर आयतन पर मिलाएंगे सॉरी, तो हम बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ए पार्ट क्रियाकारक की ओर, बी पार्ट कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखें, सही है ना, बढ़िया। आइए अगली पार्ट पे चलते हैं, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला देखो, सवाल ने आपको एक रिएक्शन दी है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। इस डेटा को मैं यहीं लिख देता हूं, ये डेटा है -190 किलो जूल। ये डेटा क्या है? -190 किलो जूल।
अगर 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 एक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा H माइनस 190 किलो जूल है, तो आपको बताना है निम्न में से उन कारकों की संख्या जो साम्य पर SO3 की लब्धि में वृद्धि करेंगे। उन कारकों की संख्या बताओ जो साम्य पर SO3 की लब्धि में वृद्धि करेंगे, मतलब SO3 का अमाउंट बढ़ाएंगे। SO3 का अमाउंट बढ़ाना है मतलब प्रोडक्ट बढ़ाना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ताप में कमी करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो SO3 बढ़ेगा। तो एक तो ताप में कमी करनी पड़ेगी, ताप में कमी का पॉइंट नहीं है, ठीक है। दाब में वृद्धि, बेटा दाब बढ़ाना है मतलब आयतन घटाना है, आयतन घटाना है मतलब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां स्टोइकियोमेट्रिक मोल कम है। स्टोइकियोमेट्रिक मोल यहां 2 है वहां 3 है, तो यहां आएगी, यानी कि SO3 में वृद्धि होगी, यानी कि ये तो हो जाएगा। अधिक SO2 मिलाने पर, भाई ज्यादा अभिकर्मक मिलाओगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी तो SO3 बनाएगी, ये भी ठीक है। अधिक O2 मिलाने पर फिर से वही बात है, ज्यादा अभिकर्मक डालोगे अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। उत्प्रेरक मिलाने पे कभी भी कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3, सही है ना, बढ़िया। तो इस तरीके के सवाल आते हैं आपके किस पर, ला शातलीय नियम के आधार पर। मुझे लगता है हमने हर तरीके की वैरायटी कवर कर ली है, हमने हर तरीके की वैरायटी कवर कर ली है। आप इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, है ना, आपको फॉर श्योर चीजें क्लियर होंगी। बस जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं उन्हें अच्छे से करिएगा। इसी के साथ मैंने आज की क्लास में ये चीज इंश्योर करी है, जो बच्चों को थोड़ी एक डिमांड थी कि सर थोड़ी थ्योरी बताओ फिर सवाल कराओ, तो उस हिसाब से हमने चीजें करी है। एक फॉर्मूला बच गया वाष्प घनत्व वाला, है ना। कभी कभी वाष्प घनत्व वाली प्रोफाइल भी पूछी जाती है, ऑल्दो उस पे सवाल ज्यादा आए नहीं अभी तक, बट ठीक है हम डिस्कस तो कर ही लेते हैं। एक फॉर्मूला है आखिरी, वो और देख लो, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। वो है अल्फा एवं वाष्प घनत्व में संबंध। अल्फा एवं वाष्प घनत्व में संबंध। सपोज करिए मैंने बोला ये रिएक्शन है, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे केवल अभिकर्मक है, ये नहीं है। जैसे जैसे साम्यावस्था आती है हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो हमने बोला T इक्वल टू 0 पे मेरे पास केवल अभिकर्मक है। अगर केवल अभिकर्मक है तो मैं बोलूंगा वाष्प घनत्व केवल उसकी वजह से आएगा जो कि बराबर होगा अभिकर्मक का मोलर भार डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जब मैं साम्यावस्था पे जाऊंगा तो हम बोलेंगे साम्यावस्था पे जो चीजें हैं वो दोनों की वजह से होगी। साम्यावस्था पर जो चीजें हैं वो दोनों की वजह से होगी, अभिकर्मक भी और उत्पाद भी। तो हम बोलेंगे यहां आएगा स्मॉल डी, यहां क्या आता है स्मॉल डी। तो हम बोलते हैं कि अगर ये 2b की जगह पे मैं NB लिखूं तो हम बोलेंगे अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी टाइम्स n माइनस 1। कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी टाइम्स n माइनस 1, ये हो जाता है अल्फा। अल्फा होती है वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या होती है वियोजन की मात्रा, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी टाइम्स n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, कैपिटल D हो गया आपका, स्मॉल d हो गया और ये ऐसे हो गया। तो इस पे भी सवाल आया था, तो अभिकर्मक के लिए तो यही कर दोगे। स्मॉल डी पूछता है जनरली आपसे अल्फा देके, तो आप कर सकते हो। एन मतलब एक मोल से कितनी यूनिट्स में वो ब्रेक हो रहा है ना, एक मोल से वो कितनी यूनिट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, सही है जी। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो बेटा इसी के साथ मुझे लगता है हमें आज का सेशन वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन में मजा आया होगा, सारे सवाल अच्छे से करना। कुछ सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं जान करके, ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा अच्छा कंटेंट हो, बाकी प्रैक्टिस शीट तो है ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।